अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे इब्राहिम पीरजादा भी। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी है। आईनी बेंच ने 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए, जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आज की समाअत के अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि हाई कोर्ट्स में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से कहा कि इस नुक्ते पर दलाइल दें कि आर्मी एक्ट की कलदम दफात आइन के मुताबिक हैं। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर फर्द को इसके जुमरे में लाया जा सकता है? तहरीरी फैसले में कहा गया कि हाई कोर्ट्स में अपील की मुद्दत इंट्रा कोर्ट अपीलों के हतमी फैसले तक मुअत्तल रहेगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए, जिनको रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाकर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आईनी बेंच ने करार दिया कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से कहा कि इस नुक्ते पर दलाइल दें कि आर्मी एक्ट की कलदम दफात आइन के मुताबिक हैं। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर फर्द को उसके जुमरे में लाया जा सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि पहले बताएं अदालती फैसले में दफात कलदम करने की वजूहात क्या हैं। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, कल भी कहा था कि 9 मई के वाकयात की तफसीलात फराहम करें, अगर केस सिर्फ कोर्ट कमांडर हाउस तक ही रखना है तो भी आगाह कर दें। आज की समाअत के हुक्मनामे में कहा गया कि हाई कोर्ट्स में अपील की मुद्दत इंट्रा कोर्ट अपीलों के हतमी फैसले तक मुअत्तल रहेगी। माहिर कानून अशतर ओसाफ कहते हैं, ट्रायल मुल्जिम का बुनियादी हक है, सजा या रिहाई का अमल बर वक्त होना चाहिए, फैसला खुशाइंद है। मेरे नज़दीक ये एक बुनियादी हक है हर मुल्जिम का कि उसको जब ट्रायल में लेके जाएं तो उसका ट्रायल जो है उसके अंदर उसको जो सजा या जजा वाली बात जो है वो सूरत के साथ हो और वो रुकनी नहीं चाहिए। अदालत ने समाअत सर्दी की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगी। आईसीसी ने पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला मान लिया है। भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है और कहा है कि भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी और पाकिस्तान भी 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा। दुबई में मैचेस खेलने का फैसला बीसीसीआई और पीसीबी ने मिलकर किया। इंडियन टीम सेमीफाइनल या फाइनल में अगर पहुंचती है तो वो अपने नॉकआउट मैचेस दुबई में ही खेलेगी। पाकिस्तान को किसी किस्म के इजाफी पैसे भी नहीं दिए गए। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मामले पर कल तक कोई हतमी फैसला होने की उम्मीद है। कहा है कि इवेंट में हमारे मुतालिबात को तस्लीम कर दिया गया है और 1-2 पॉइंट्स पर फाइनल बात होना भी बाकी है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि आईसीसी का अनऑफिशियल इजलास हुआ जिसमें आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी, जबकि पाकिस्तान और भारत में असूली मुआहदा भी तय हो गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान और दुबई में होंगे। भारत की सेमीफाइनल और फाइनल में रसाई पर मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम भारत नहीं जाएगी और पाक भारत लीग मैच कोलंबो में खेला जाएगा और पाकिस्तान को कोई जरतलाफी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान 2027 के बाद आईसीसी वुमेन्स T20 की मेजबानी करेगा, जबकि 2026 के T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय होगा। साबिक कप्तान सलमान बट कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की खबरें उम्मीद के मुताबिक हैं, लेकिन मुतवक्का फैसले से पाकिस्तान को पैसा कोई नहीं मिला। चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे खेली जाएगी और पाकिस्तान के अलावा जो मैचेस हैं इंडिया के वो अपने मैचेस दुबई में खेलेंगे और अगर सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचते हैं तो सूरत में उनके वो मैचेस भी दुबई में होंगे और पाकिस्तान भी जो इवेंट्स इंडिया को जिनकी होस्टिंग मिलेगी वो अपने मैचेस जो है वो भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा। इंडिया नहीं जाएगा, कोलंबो में पाकिस्तान अपने मैचेस खेलेगा या दुबई में खेलेगा। दूसरी तरफ पीसीबी इजराय का कहना है कि 24 घंटे तक तमाम स्टेक होल्डर्स की मंजूरी के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का बाकायदा ऐलान मुतवक्को है। उधर आईसीसी इजराय का कहना है कि मामला तय होते ही प्रेस रिलीज के जरिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। आकिब कुरैशी, GNN लाहौर। आगे बढ़ेंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर होने से आलमी सतह पर पाबंदियों का खदशा है। FATF और दीगर आलमी इदारे अपनी आरा और रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर ममलिकत के 8 एतराज़ात तफसीलात भी सामने आ गई। कहा, मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डीनेंस 2001 मौजूद है, नई कानून साजी मुमकिन नहीं है। मजीद ये भी कहा कि रजिस्ट्रेशन से फ़िरका वारियत के फैलाव का खदशा है। JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, सदर ममलिकत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर एक एतराज़ किया। स्पीकर ने कलमी गलती दूर करके बिल वापस सदर को भिजवाया। 10 रोज गुजरने के बाद सदर ने 13 नवंबर को दोबारा एतराज़ात आयद किए।
सदर ने एतराज़ात कौमी असम्बली की बजाय वजारत पार्लिमानी अमूर को भिजवाए। अगर कोई एतराज़ था तो बिल कौमी असम्बली को भिजवाना चाहिए था। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर का दस्तखत करने से इनकार, एतराज़ात सामने आए। सदर की जानिब से कहा गया कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के जरिए शुरू की गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। एतराज़ में कहा गया कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम शामिल नहीं। मदारिस अगर सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे तो FATF और GSP प्लस स्टेटस समेत दीगर आलमी मामलात को खतरात दरपेश होंगे। सदर की जानिब से ये भी एतराज़ उठाया गया कि नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद है। इस कानून के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फिरका वारियत भी फैल सकती है। उधर JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि सदर के एतराज़ात उस वक्त सामने आए जब उनका दस्तूरी इख्तियार खत्म हो चुका है। सदर साहब ने कोई इसमें कलमी गलती पाई इसी अक्टूबर के महीने में और उन्होंने स्पीकर साहब को लिखा उस कलमी गलती के हवाले से। स्पीकर साहब ने जो अपना लेटर लिखा है मेरे खत के जवाब में, उसमें उन्होंने कहा कि ये कलमी गलती थी, इसको हम दुरुस्त कर सकते थे और हमने दुरुस्त करके ईवान सदर को वापस भिजवा दिया। सदर साहब के दफ्तर ने कोई 13 तारीख को 13 नवंबर को जो है ना नए एतराज़ात जो है ना वो इनिशिएट कर दिए और उस वक्त उनका जो है वो दस्तूरी इख्तियार खत्म हो चुका था। सदर की जानिब से मजमूई तौर पर 8 एतराज़ात सामने लाए गए जिन पर हुकूमत गौर कर रही है। मुज़ाकरात नहीं तो फिर सिविल नाफरमानी। PTI का भी दो टोक मौक़िफ़ सामने आया है और बातचीत पर असरार भी की है। शराइत पर पीछे हटने से भी इनकार किया है। बानी समेत तमाम कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए शराइत पूरी करे। बानी PTI ने नेक नियति से कमेटी बनाई, हुकूमत मुज़ाकरात करे तो मुल्क आगे बढ़ सकता है। स्पीकर से बातचीत के लिए नहीं, उनकी हमशीरा की वफात पर ताज़ियत के लिए गए थे। असद कैसर बोले हुकूमत संजीदा होगी तो बानी से हिदायत लेकर बातचीत करेंगे। हमारी तरफ से नेगोशिएटिंग टीम मौजूद है। पे सबसे अहम शर्त यह है 24 नवंबर गोली मार के टारगेट करके शहीद किया गया, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जो हमारा 9 मई हुआ था उसके ऊपर भी जुडिशल कमीशन, ये हमारी डिमांड है। वजीर आजम इमरान खान साहब की रिहाई, हमारे बाकी साथियों की रिहाई जो कि गलत केसों में उनको अंदर किया हुआ है, और उसके साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने के लिए हमारी मुस्बत जो नेगोशिएशन पॉलिसीज होंगी, फैसला साज है या मतलब हुकूमत है जो भी है, सिर्फ और सिर्फ मुल्क जो है आगे बढ़ सकेगा जिस वक्त यहाँ पे अमन होगा, जिस वक्त यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा। वरना ये मौजूदा हुकूमत के बस का काम नहीं है, क्योंकि इसकी बुनियादी फॉर्म 47 पे बनी है। सरा जुल्म और जबर से यहाँ हमारी जमहूरी हक को कत्ल किया गया है, नेहती शहरियों को कत्ल किया गया है। 15 को यूबी शुहदा हम मना रहे हैं और हमारी कोशिश है कि दीगर भी अपोजिशन पार्टियां हम उसको भी अप्रोच करें, क्योंकि ये इस वक्त जमहूरियत पे हमला है, ये शुहदाए जमहूरियत। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है मगर हमें कोई पैगाम नहीं दिया गया। अब भी ये कहते हैं कि हम क्यों हुकूमत से रब्ता करें। अगर PTI का पैगाम मिला तो हमारी जानिब से इनकार नहीं होगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने बता दिया, कहा कि हमने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की है, अपोजिशन में थे तब भी मीसाक मईशत की बात की थी। फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से रब्ता किया गया था लेकिन रिहाई की कोई बात नहीं हुई थी। हमने इनसे कहा था रेड जोन की जगह आप किसी और जगह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा लें, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। ये कहना कि हम 9 मई को नहीं मानते, ये तो और तलखी बढ़ाने वाली बात है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत, बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तहरीक कत्ल के दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई हैं। मुकदमा इस्लामाबाद के थाना रमना में सिंध रेंजर्स एहलकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक रेंजर्स एहलकारों के हलाकत का वाक़या बानी PTI के हुक्म पर हुआ। जेल में मुलाकात के लिए जाने वाली PTI क़यादत के जरिए मंसूबा बनाया गया। मंसूबे के गवाहान कुछ कैदी, मुशक्कती और जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन थे। बानी PTI के हुक्म की तामील बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने की। फौजी तंसीबात पर हमले करने वाले सियासी कारकुन नहीं हो सकते। शोहदा की यादगारें और तैयारे जलाने के बाद ये कहते हैं कि हम सिविलियन हैं। कौन से सिविलियन ये काम करते हैं? पुरअमन शहरी ये काम नहीं कर सकते। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी कि आर्मी एक्ट का दायरा कार कहाँ तक होगा। सेनेटर फैसल वावडा बोले 9 मई का वाक़या रियासत और मुल्क के खिलाफ था,
फैज हमीद ने जो गवाही और शवाहिद दिए हैं, बदकिस्मती से उनमें पहला नाम बानी PTI का है। सजाओं का सिलसिला शुरू होगा तो रुकने का नाम नहीं लेगा। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में जिंको सोलर, हवावे टेक्नोलॉजीज और BGI जेनोमिक्स कंपनी का दौरा। जिंको को पाकिस्तान में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने की दावत दे दी। हवावे टेक्नोलॉजीज के ताउन से लाहौर में पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया गया है। तफसीलात क्या हैं, आइए जानते हैं फसील की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शंघाई मसरूफियात से भरपूर 5वां रोज। शंघाई में जिनको कंपनी के हेड ऑफिस का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान जिनको की चौथी बड़ी मार्केट है। जिनको सोलर कंपनी की प्रोफाइल बहुत मुतासिर कुन है। कंपनी ने अपने कारखानों और फैक्ट्रियों से जदीद सोच और जिद्दत तराजी को परवान चढ़ाया। जिनको को दावत देते हैं कि पाकिस्तान में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करे। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब में 200 यूनिट या इससे कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर पैनल्स फ्राहम करेंगे। 200 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिलासूद तवील मुद्दती कर्जे आसान इकसात में फ्राहम करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शंघाई के डिस्ट्रिक्ट लोंगगांग में हवावे टेक्नोलॉजीज का दौरा किया। हवावे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया। वज़ीर आला ने हुआवे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर वांग चेंग डोंग से मुलाकात में ई-कॉमर्स, इकोसिस्टम प्रोडक्शन, हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिजिटलाइजेशन से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया। मरियम नवाज कैंसर और दीगर जीनियाती बीमारियों के इलाज के लिए आलमी शोहरत याफ्ता मेडिसिन कंपनी BGI जेनोमिक्स के हेड ऑफिस भी गईं, जहां हुकूमत पंजाब और BGI के दरमियान कैंसर के इलाज और दीगर अमूर में इश्तराके कार के MOU पर दस्तखत किए गए। सिंध हुकूमत का शहरियों के लिए EV टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि गाड़ियां माहौल दोस्त होंगी। सिंध में चीन सरमायाकारी कर रहा है। 4 MOUs पर दस्तखत हो गए। मेडिकल सिटी में 50,000 नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती एक मिसाली दोस्ती और बहुत पुरानी दोस्ती है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने चाइना पाकिस्तान दोस्ती की बुनियाद डाली। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई तो प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो CPEC मंसूबा है उसकी बुनियाद डाली। और धाबी इकनॉमिक जोन भी पाकिस्तान का वाहिद इकनॉमिक जोन है जो कि CPEC से जुड़ा हुआ है। सूबा सिंध की वजह से जो है, क्योंकि सिंध ने इतना अच्छा मॉडल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम किया और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की रैंकिंग जो है ऊपर आई है। तो मकसद ये था कि हम पाकिस्तानी ताजरों को चाइनीज ताजरों के साथ करीब लेके आए, उनसे मुलाकात करवाएं ताकि ये अपने कारोबार का मॉडल एक्सचेंज करें और उसमें फिर जिसमें इनको भी फायदा हो और हमारे ताजरों को भी फायदा हो। और अगर हमारे ताजरों को फायदा होगा तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि हमें अपने मुल्क को इतना मजबूत करना है और मजबूत करने के लिए हमें अपने हर फील्ड को मजबूत करना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह यही उसकी निशानी है कि जितने भी आप देखें कि प्रोपेगेंडाज हो, जितने भी कोशिशें की जाती है, उसके बावजूद भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। जजेस के खिलाफ 30 शिकायत खारिज, 5 शिकायत पर जजेस से जवाब तलब। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कोड ऑफ कंडक्ट और इंक्वायरी के तरीक़ाकार में तरमीम तजवीज़ करेगी। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का भी जायजा लिया गया। जुडिशल काउंसिल रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट और इंक्वायरी के मैकेनिज्म पर भी तबादला ख्याल हुआ। ज़ेर इल्तवा 36 शिकायत का मामला भी इजलास में ज़ेर बहस आया। 26वीं तरमीम ने जजेस तैनाती के हवाले से अदलिया का तवाज़ुन बिगाड़ दिया है। जुडिशल कमीशन में अदली अक़लियत और एग्जेक्टिव अक्सरियत में है। एग्जेक्टिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का खतरा बढ़ जाता है। रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आइनी होगी। शफाफ रूल्स के तहत होने वाली तैनातियाँ अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन की रूल मेकिंग कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मंदोखेल को ख़त। कहा, जजेस की तकर्री के लिए रूल्स की तश्कील अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर है। जजेस की तैनातियाँ मजबूत इस्तिदलाल की बुनियाद पर होनी चाहिए, न कि सियासी वजूहात की बुनियाद पर। हमें जजेस तकर्री के लिए सोच विचार के बाद रूल्स तश्कील देने की ज़रूरत है। ऐसे रूल्स बनाए जाने चाहिए जो अदलिया की आज़ादी और मेरिट की बुनियाद पर जजेस की तकर्रियाँ यकीनी बना सकें। कमेटी ऐसे जजेस की तैनाती यकीनी बनाए जो कानून की हुक्मरानी की पासदारी करें।